हेलो बच्चों। बच्चों आज की क्लास के अंदर हम रोटेशनल मोशन को आगे लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉर्क करा दिया था, टॉर्क हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक एक तरीके से इंट्रोडक्शन की क्लास है, कुछ टर्म्स जो कि लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में यूज होती थी, रोटेशन में किस तरीके से चेंज होती है, अभी तक वही चल रहा है, ठीक है ना। उसी टर्म में हम आगे पहुंचते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करेंगे अब हम? पावर। तो हैशटैग बात करते हैं पावर की, कि कोई ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन में होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, सीधा भागता है, तो हम तो उससे कह देते हैं कि भाई अगर ट्रांसलेशनल मोशन में सीधा भाग रहा है तो हम तो ये कह देते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ है, उसके पास पावर भी है। उस केस की पावर कहलाती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या कहलाती है उस केस की पावर? फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब यहां देख लेते हैं यहां पावर क्या है और पावर निकालेंगे कैसे। यहां भी पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी बनेगी, बट अगर रोटेशनल मोशन की पावर के बारे में बात करोगे तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसे कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, उसको पावर कहा जाता है। हाउ वी विल कैलकुलेट इट? हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P इज इक्वल्स टू dw बाय dt, ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू dw बाय dt, ये पावर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मतलब पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क dw बाय dt। देखिए वर्क क्या होता है, तो वर्क याद करता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क जो था वो तो ट्रांसलेशनल में था, यहां क्या बन जाएगा? टाउ थीटा। आई बात समझ में? याद आया? टाउ थीटा। तो P इज इक्वल्स टू d बाय dt, दैट इज d टाउ थीटा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा आगे करो, d टाउ बाय dt और ये d थीटा, मतलब टाउ बाय d थीटा, ऐसे कर लेते हैं। टाउ इधर आ जाएगा, d थीटा बाय dt, याद आया। और इसको हमने कुछ नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट है। The rate of change of displacement, the rate of change of angular displacement will become equals to angular velocity. The rate of change of angular displacement will become equals to angular velocity. तो पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टाउ इंटू में ओमेगा। क्या हो जाएगा? टाउ इंटू में ओमेगा। इट सीम्स टू बी लाइक दैट। कैसे? कि पावर जिस तरीके से वहां पर था, टॉर्क जो था वहां फोर्स था, और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी। रोटेशनल के अंदर टाउ ओमेगा हो जाएगा, जबकि ट्रांसलेशनल में क्या था? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या थी? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये फर्क है रोटेशनल और ट्रांसलेशन में। तो रोटेशन की पावर ये रही और ट्रांसलेशन मोशन की पावर ये रही, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है ना। पावर हो गया, हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखिए जो सारी टर्म्स लीनियर में थी वही एंगुलर में आएंगी। तो हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कोई भी बॉडी याद करिए, रोटेशन मोशन का फर्स्ट लेक्चर याद करिए। फर्स्ट लेक्चर में क्या था? पहले वाले लेक्चर में यही समझाया था कि जैसे ये अगर ये आपका कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, वो इस प्रकार से इस मोशन के अंदर है, इस ट्रैक पे है, तो वो कहलाएगी, इस ट्रैक पे है, तो ये हर एक पार्टिकल इस तरीके से मोशन में होगा। तो हम इसको सर्कुलर मोशन नाम तो देते नहीं थे, हमने फिर इसको कह दिया कि रोटेशन मोशन में। तब उसी तरीके से हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम तो होगा ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए जब वो पार्टिकल सीधा, देखो क्योंकि कोई भी सर्कुलर ट्रैक होता है, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी सर्कुलर ट्रैक होता है तो अगर उसको थोड़ा ध्यान से देखें ना, आप अगर उसको ध्यान से देखें और उसके अंदर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट लगा दें, उसके अंदर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट लगा दें, ऐसे करके, देन ऐसे करके, ये छोटा सा हिस्सा पकड़ें, एक प्रकार से लीनियर पाथ ही तो आता है ना, लीनियर पाथ ही तो आता है। ये छोटा छोटा सा लीनियर पाथ मिलके तो ही ये सर्कुलर पाथ बनता है कि नहीं बनता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर रोटेशनल मोशन के अंदर ये रॉड है, अब ये रॉड घूमेगी इस तरीके से, तो जितने भी पार्टिकल्स इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहे होंगे, वो हर एक पार्टिकल क्या होगा? छोटा छोटा लीनियर मोशन कर रहे होंगे। तो छोटा छोटा लीनियर मोशन करेंगे तो हर एक का मोमेंटम mv होगा। लेकिन जब ओवरऑल इफेक्ट देखा जाएगा विद फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या बन जाएगा? वो आपका पूरा एंगुलर मोमेंटम। क्या बन जाएगा? वो एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने क्या कहा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है मोमेंटम का। सिंबल देखिए एंगुलर मोमेंटम का एल होता है, दैट इज आर क्रॉस पी, ऐसे करके। तो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर एंगुलर मोमेंटम के लिए प्रोडक्ट हुआ। ओके जी, अब थोड़ा सा हम आगे चले आगे। अब हम बात करते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर पी बना है वो, और अगर मैं बात करूं टॉर्क, क्योंकि देखिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जो पार्टिकल ये घूम रहा है, एक पार्टिकल पकड़ लेता हूं, एक पार्टिकल यहां से ऐसे घुमा, तो उसको टॉर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे है ना, टॉर्क मिलेगा, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क मिलेगा, तो टॉर्क मिला और घूम रहा है तो मोमेंटम भी उसके पास। तो अगर मैं पूछूं कि इसके टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, तो क्या बताओगे, होगा ना कोई रिलेशन। तो अब हम बात करते हैं हैशटैग रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं हैशटैग रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या संबंध होता है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए, वी नो दैट, जैसा कि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, जो L होता है वो R क्रॉस P के बराबर होता है ना। तो अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाएगा dl बाय dt, इट विल बिकम इक्वल टू dl बाय dt एंड दिस इज इक्वल टू d r क्रॉस p बाय dt। एक और चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा आपने रूल पढ़ा होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो क्या होता है ना, उसके क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूं, मतलब एक रूल होता है, क्या रूल होता है वो, कि ना जब डिफरेंशिएशन करते हैं दो टर्म्स का, uv बाई डी टी, ऐसे दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, पूरी तरीके से जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे ना वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें रूल क्या लगता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बेटा थोड़ा सा आपको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब ध्यान होना चाहिए, तो मजा आएगा उसको समझने में। तो रूल होता है कि जब ऐसे दो क्वांटिटी का कॉन्जुगेटिव डिफरेंशिएशन आए तो वी कॉल इट फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट यूनिट टर्म हो गई, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड बोले तो v, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी टी। ये बात पूरी होती है ऐसे, ये रूल ऐसे काम करता है। उसी तरीके से यहाँ भी तो ये है। अब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, हो गया ऐसे करके। सेम रूल फॉलो होगा बेटा, ये रूल फॉलो होता है, आप भी ध्यान रखें बेटा, ये रूल है 12th में सीखने को मिलेगा आपको। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, जब दो प्रोडक्ट का ऐसे डिफरेंशिएशन होता है तो ऐसे इस तरीके से होता है। तो क्या कहलाता है ये, dl बाय dt, मैंने कहा फर्स्ट एज इट इज, जिस तरीके से ऐसा फर्स्ट एज इट इज दैट इज r एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन इट विल बिकम dp बाय dt प्लस सेकंड एज इट इज दैट इज p एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dr बाय dt। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो हाँ या ना, हाँ भाई आया समझ में। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो खैर चलेगा, मतलब कि ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके चलेगा, आई बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा और एक बात, इसको रफ कर दूं बेटा, है हो गया, नोट कर लिया। अब बात कर, देखो ये हो गया, अब dl बाय dt ये तो ऐसे ही रहेगा, dl बाय dt ये तो ऐसे ही रहेगा, r dp बाई dt, dp बाई dt क्या था, dp था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद आया ना। तो r क्रॉस f बन जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, तो r क्रॉस f बन जाएगा, प्लस p dr बाई dt क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, याद आया, अरे भाई ये ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी बन जाएगा। फिर मैं एक बात और याद करता हूं, क्योंकि देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी।
अब यहाँ भी वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी। और बेटा आपको याद हो एक बात, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये समझाया गया था कि अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ होता है तो क्या मिलता है, उसका आंसर 0 मिलता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है? आप भी बेटा याद कर लीजिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट में समझाया गया होगा। अगर आई का डॉट आई से होता, इसका मतलब 1 होता था, इसका आई स्क्वायर बन जाता था, फिर टीचर बोलते थे बेटा इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर इसका क्रॉस होगा तो आंसर उसका 0 मिलता था। क्या मिलता है उसका आंसर? 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसका सेम का सेम के साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई इट विल बिकम इक्वल्स टू 0। नाउ dl बाय dt ये हो जाएगा r, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो था ना, ये इनिशियली परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो चल रहा था भाई। तो ये बन जाएगा r और ये बन गया फोर्स। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टॉर्क। यही तो पढ़ा था, ये तो पढ़ेला सामने भाई, टॉर्क। ये बन जाएगा टॉर्क। तो ये हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो सर जी टॉर्क ये रहा, एंगुलर मोमेंटम ये रहा, दोनों रिलेट हो गए। तो वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। मतलब एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी के पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो चेंज डिपेंड करता है कि टॉर्क कितना लग रहा है। दोबारा इस पे कि टॉर्क कितना लग रहा है। आ रही बात समझ भाई? क्लियर है? ओके ना, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया। अगर मैं थोड़ा और ध्यान करूं, थोड़ा और दिमाग लगाऊं, टॉर्क क्या था बेटा? रोटेशन में टॉर्क, लीनियर में क्या बनता है? वही फोर्स, है ना। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर में क्या बनता है? जस्ट मोमेंटम। बोलो हाँ या ना? ये कुछ ऐसा नहीं है F इज इक्वल डी बाई डी टी। तो ये इसको ऐसे भी निकाला सकता था। मतलब एक सोचने वाली बात है कि अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होता तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि जिस तरीके से फोर्स की यहाँ टॉर्क आएगा तो P की यहाँ L आ जाएगा। ये रिलेशन ऐसे भी आएगा। मतलब अगर किसी प्रकार से आपको याद करने में दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? इस तरीके नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है अभी इसी टॉपिक के ऊपर कि ऐसे ना एक करके पुली है, ऐसे करके इस पे ना एक 600 न्यूटन, बोले तो 60 केजी का वो ऑब्जेक्ट होगा, 10 उस पे फोर्स लग रहा है, दैट इज 600 न्यूटन हो गया। 600 न्यूटन से उसको खींचा आ रहा है, उसको खींचा गया, होता ना खींच जाता है ऐसे नीचे की ओर। 600 न्यूटन से खींचा गया और टाइम लग रहा है इतना 0.02 सेकंड लग रहा है। और इसका यहां से लेकर यहां तक का रेडियस 0.2 मीटर है। ओके, 0.2 मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो बेटा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रखा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो मैं उसको मान लेता हूं 0। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को 0 मान लेता हूं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने कैलकुलेट करना है और मुझे पता है कि जैसे कि टॉर्क क्या होता है, चूंकि टॉर्क जो होता है वो होता है dl बाय dt। ये टॉर्क होता है, समझे ना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क होता है ऐसे करके। dl बोले तो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? d ये बाय dt कैसे आता है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करके। क्योंकि dl क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। dl क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। तो कैसे निकलेगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करके निकलेगा। अब ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का। क्या फोर्स लग रहा है? 600 न्यूटन का। और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे भाई 0.2 मीटर। बोलो हाँ या ना? आ रहा है? अरे भाई फोर्स ऐसे पुली है ना, ऐसे खींचा आ रहा है, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो गया? 600 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 0.02 न्यूटन, और ये हो गया LF। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरे को ये निकालना है। इनिशियल 0 हो गया बाय dt ये हो गया। तो LF इज इक्वल्स टू 6 को यहाँ सॉल्व करेंगे, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 100। 6 बन जाएगा, 6 टू 12 मल्टीप्लाई dt बोले तो टाइम। क्या टाइम है इसके पास? यहाँ पर टाइम बेटा यहाँ पर ना परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 0.2 मीटर है, जस्ट 0.2 मीटर है। देखो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, बस मैंने टाइम वाली वैल्यू डाली थी, तो ये हटेगा तो 10 आएगा, 0 से 0 मर गया, 120। ये क्या हो गया? ये तो 120 हो गया। फिर यहाँ से इससे मल्टीप्लाई जाएगा, आ रहा समझ में? यहाँ से इससे मल्टीप्लाई आएगा ये dt, तो 120 मल्टीप्लाई 0.02। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 100, और ये 0 से 0 मर जाएगा, 24, दैट इज 2.4। क्या होगा? 2.4 विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ये देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम का प्रोडक्ट। ये क्या होगा? मीटर। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया समझ में? तो क्या होगा इसका यूनिट? इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स, ऐसे करके इसकी यूनिट हो गई।
ओके, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट इसको। ओके, तो देखिए बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले वैसा ही है। केमिस्ट्री का था कि फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब बॉडी स्टेबिलिटी केमिकल्स स्टेबिलिटी पर आ जाए, तो वो इक्विलिब्रियम थी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है? देखो बेटा क्या होता है कि जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स क्या हो बॉडी के ऊपर, जीरो। जैसे कि ये बॉडी, अब इसके ऊपर ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे नीचे लग रही है mg, ऊपर लग रहा है फोर्स, तो इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। अब इक्विलिब्रियम दो प्रकार से होगा। अगर बॉडी देखो जब सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन वाली बॉडी है तो एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? व्हेन नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी के ऊपर क्या लगे? नेट फोर्स जीरो लगे तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। जैसे कि ये रहा, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके ऊपर नीचे mg, ऊपर फोर्स, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो, इसके ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखिए नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, है ना भाई। अब मुझे ये पता है कि मास तो जीरो नहीं हो सकता, कोई भी पार्टिकल है उसका मास तो जीरो कभी नहीं हो सकता। तो क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना भाई, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt होता है। नहीं समझ में आ रहा? तो dv इज इक्वल टू, यहां पर आ गया dv दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये कह सकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? बराबर है। इसीलिए कौन से इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी आई, तो इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है।